9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। चौंकाने वाली हकीकत है, सभी पार्टियां और नेता फिलहाल एकजुट है। यह एकता सूचना अधिकार कानून और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। पिछले दिनों पार्टियों को जवाबदेह बनाने और चुनाव प्रक्रिया को लेकर दो अहम फैसले हुए थे। एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ने पार्टियों को फंड के लिए जवाबदेह बनाया, उधर सुप्रीम कोर्ट ने दो आदेश दिए। जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर उसने रोक लगाई। दूसरे, 2 साल या उससे ऊपर की सजा होते ही तत्काल विधायकी सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। पार्टियों को ये फैसले पसंद नहीं आए, सो संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई तो सभी पार्टियों ने संसद की सर्वोच्चता कायम रखने की जरूरत बताई। मतलब संसद ही फैसला करे कि क्या ठीक है और क्या गलत। राजनीतिक जमात की यह सोच गलत नहीं है। संसद को ही जन प्रतिनिधित्व कानून बनाने या संशोधन का हक है। फिर पार्टियों में एक और सहमति न्यायिक सुधार बिल को लेकर भी है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का विधेयक शायद इसी सत्र में आ जाए। इससे जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलेगी। एक हिसाब से नेता संसद की सर्वोच्चता के जरिए न्यायपालिका को मैसेज देना चाह रहे हैं, तो उस सिविल सोसाइटी को भी यह चेतावनी है कि आरटीआई से ज्यादा नहीं इतराए। आरटीआई को बनाया है तो वे संशोधित भी कर सकती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाने का फैसला करके फंस गई है। चुनान चाबूस में से निकलने का रास्ता तलाश किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अहाते में मानसून इजलास के पहले दिन हंगामे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के दो रहनुमा आपस में मिले तो कांग्रेसी रहनुमा ने कहा कि तेलंगाना का फैसला जल्दबाजी में हो गया। इस पर बीजेपी रहनुमा का जवाब था कि आप 60 साल से इस पर गौर कर रहे थे। बहरहाल कांग्रेस के कई लीडर किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह अभी फैसले के हक में नहीं थे। कांग्रेस मजलिस आमला के इजलास में उन्होंने इसे लेकर अंदेशा जाहिर किया था। जराये के मुताबिक मजलिस आमला के इजलास में दो और जनरल सेक्रेटरीज अंबिका सोनी और गुरदास कामत ने अलग तेलंगाना के फैसले पर सवाल उठाए थे। सुशील कुमार शिंदे और कमलनाथ ने मुखालफत करते हुए कहा था कि इससे विदर्भ और दूसरी रियासतों का मसला उठेगा, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी में पहले फैसला हो चुका था, इसलिए मजलिस आमला के फैसले पर मुहर लगानी पड़ी। अब जबकि तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में हालात बिगड़े हैं और मुल्क के कई हिस्सों खासकर मगरबी बंगाल और असम में अलग रियासत की तहरीक तेज हुई है, तो हुकूमत इससे निकलने के तरीके तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि दूसरा असर नौ रियासत तश्कील कमीशन बनाकर मामले को खामोश करने की कोशिश होगी। बीजेपी भी ऐसा ही चाहती है। कांग्रेस को भरोसा है कि पार्लियामेंट के रवा इजलास में तमाम ज़ेरे इल्तवा बिल पास करा लिए जाएंगे। खुराक तहफ़्फ़ुज़ कानून पर पहले से अपोजिशन जमात बीजेपी के साथ रजामंदी थी।
हालांकि बुध को जब ये बिल पेश किया जाएगा तो बहस के दौरान बीजेपी और बायां महाज जमातें भी तरमीम पेश करेंगी, लेकिन अगर हुकूमत उन्हें शामिल करने के लिए तैयार नहीं होती है तो वोटिंग के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, यानी यूपीए सरकार का ये अहम बिल पास होने दिया जाएगा। इस हिकमत अमली से बीजेपी अपनी पुरानी हलीफ जदयू को और कांग्रेस अपनी हलीफ सपा को गैर मुअस्सिर करेगी। अगर बीजेपी मुखालफत करती तब कांग्रेस को सपा और जदयू दोनों की जरूरत होती। दूसरी जानिब वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने पेंशन और बीमा बिल के लिए भी बीजेपी को मना लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ तरमीमात के साथ बीजेपी इस बिल को पास कराने के लिए तैयार है। चुनांचे अब कांग्रेस को मुश्किल नहीं होने वाली है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात पार्टी के चीफ विप को दे दिए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मेंबरान पार्लियामेंट और वज़रा को भी हिदायत कर दी गई है कि वो हंगामा करके पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकना न डालें। चुनांचे माना जा रहा है कि बुध को ऐवान में मामूल के मुताबिक काम चलेगा, लेकिन तब समाजवादी पार्टी, जनता दल यू और तृणमूल कांग्रेस का रुख देखने के लायक होगा। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें फिक्र है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वजह से उनको मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। तभी उन्होंने मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को इंसाफ दिलाने के लिए वजीर आजम मनमोहन सिंह को लिखे गए सोनिया गांधी के खत पर इतना हंगामा खड़ा किया है। उन्हें मौका मिल गया है, इसलिए उनके कुंबे के 3 लीडर ने कांग्रेस पर तनकीद की है। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है जहां मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोटों की फिक्र में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक किताब लिख रहे हैं जिसमें बाबरी मस्जिद इन्हदाम की तफसीलात दर्ज होंगी। उन्होंने दावा किया है कि उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने के बारे में पहले से इत्तला थी। अब शंकर दयाल शर्मा उनकी बातों का जवाब देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तभी कई लीडर ने मुलायम सिंह के बयान पर एतराज जाहिर किया है, ताहम वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अवाम को बताया है कि सदर जमहूरिया जानते थे। इसका मतलब है कि कांग्रेसी लीडर जान रहे थे कि ढांचा गिरा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। शंकर दयाल शर्मा पर दिए उनके इस बयान को पुराने बयान से जोड़े तो पूरी तस्वीर बनती है। गौरतलब है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचे को बचाने के लिए उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। अब आज की ताजा सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय सरहद में दाखिल होकर 5 जवानों को हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान के 6 फौजियों के एक टुकड़ी पर पुंछ के चंगदाबाद इलाके में वाक़ हिंदुस्तानी चौकी पर हमला हुआ। करीब 20 हथियारबंद लोग हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हुए, जिनमें पाकिस्तानी फौजी और इंतहा पसंद थे, और इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 5 हिंदुस्तानी फौजियों को मार डाला। छठे फौजी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने इस तरह के किसी भी वाक़े से साफ इनकार किया है, लेकिन छठे हिंदुस्तानी फौजी की गवाही से हकीकत सामने आ जाएगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब कर इस वाक़े पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल फिर खटाई में पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तानी फौजियों ने हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होकर 2 हिंदुस्तानी फौजियों का कत्ल कर दिया था, और उनमें से एक फौजी का सर कलम करके ले गए थे। वजीर दिफा एंटनी ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। उन्होंने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा है कि 20 पाकिस्तानी फौजियों ने बिना उकसावे के हिंदुस्तानी चौकी पर हमला किया और 5 जवानों को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन शहीदों के अहले खाना के तई दुख और हमदर्दी जाहिर करती है, जिन्होंने अपने फर्ज की अदायगी के खातिर अजीम कुर्बानी पेश की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐवान को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल की होने वाली खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए हर तरह के इकदाम करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए कांग्रेस और यूपीए हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। एनडीए हुकूमत में वजीर खारजा रहे यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत हिंद की कमजोरी की वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्होंने इस मसले को उठाना चाहा था, लेकिन कांग्रेसी लीडर ने तेलंगाना का मसला उठाकर उन्हें बोलने नहीं दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस के आला रहनुमा सोनिया गांधी और पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने अपनी पार्टी के लोगों को हंगामा करने के लिए उकसाया और उनको बोलने नहीं दिया। बीजेपी ने ऐवान में हंगामे के दौरान इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद और शहनवाज हुसैन ने शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को ऐसे वाक़यात के खिलाफ
सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। बीजेपी इंतखाबी तशहीर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने कहा कि ऐसे कितने वाकयात के बाद हुकूमत जागेगी। कश्मीर में सरहद पर 5 हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल पर राहुल गांधी ने अफसोस जाहिर किया है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अजय माकन ने ट्वीट करके बताया है कि राहुल गांधी ने इस वाक़े पर गहरा दुख जाहिर किया है और शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया है। मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान को इस तरह के वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके बेटे और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते हैं। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से ही इस वाक़े का खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश को तकसीम कर अलग तेलंगाना रियासत बनाने के कांग्रेस के फैसले के बाद से आंध्र प्रदेश में हुकूमत का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते से वजीर आला किरण रेड्डी समेत उनकी हुकूमत के निस्फ से ज्यादा वज़रा और सरकारी मुलाजमीन कामकाज से दूर है। 1,500 से ज्यादा मुलाजमीन कामकाज का बाइकआउट कर रहे हैं और तकसीम मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस बीच वजीर आला रेड्डी ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी को खत लिखकर कहा है कि वो फैसले पर असर-ए-नौ गौर करें। पीर की शाम को यह खत भेजा गया। इस पर रियासती कांग्रेस सदर बोत्स सत्यनारायण और कई सीनियर लीडरान ने दस्तखत किए हैं। कांग्रेस के कई असेंबली अरकान और वज़रा ने इस्तीफा दिया हुआ है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। राहुल ने इलाहाबाद में पीर को एक तकरीब में कह दिया कि गरीबी एक दिमागी हालत है। खाने की कमी, पैसे की कमी या दूसरी बुनियादी चीजों की कमी का इससे कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई आदमी भरोसे का इजहार करे तो इससे वो बाहर आ सकता है। उन्होंने अपने इंतखाबी हलके की एक खातून की मिसाल पेश करते हुए कहा कि उसने राजीव गांधी खवातीन तरक्याती स्कीम से जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया। राहुल के इस बयान पर बीजेपी तर्जुमान विजय शंकर पाठक ने कहा है कि राहुल ने गरीबों का मजाक उड़ाया है। बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राहुल अरबपति खानदान से आते हैं और उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी राहुल के इस बयान पर बड़ी नुक्ताचीनी हुई है। उत्तर प्रदेश की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली के खिलाफ अदालत उस्मा में एक अर्जी दाखिल की गई है। सीनियर वकील एमएल शर्मा ने एक अर्जी दाखिल की है। इस बीच उत्तर प्रदेश हुकूमत के एक वजीर अहमद हसन ने कहा है कि उस अफसर ने अपनी ड्यूटी नहीं की है, उसने कैडर का वकार दागदार किया है और इसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। उधर कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिससे पता चला है कि रेत माफिया के खिलाफ मुहिम चला रही दुर्गा शक्ति नागपाल को हटवाने के लिए साजिश रची गई और उसमें फंसाकर उसको मुअत्तल करवाया गया है। रियासती हुकूमत ने उन्हें एक मस्जिद की दीवार गिराने के इल्जाम में मुअत्तल किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उनकी हिमायत की है। इस बीच मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने मुअत्तल आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल का रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पूरी हिमायत करते हुए कहा कि जो अफसर गलत कामों को रोकते हैं उन्हें मुअत्तल नहीं बल्कि उनको सलाम किया जाना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त
एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। जनता दल यू सदर शरद यादव जब से बीजेपी से अलग हुए हैं और एनडीए के कन्वीनर का ओहदा उनके हाथ से निकला है, तब से वो मंडल की सियासत को लेकर कुछ ज्यादा ही सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने अदालत उज़्मा के एक फैसले के बहाने फिर से मंडल की सियासत तेज की है। अदालत उज़्मा के साबिक चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने अपनी मीकात के आखिरी दिन एक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने एम्स समेत स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी इदारों में रिजर्वेशन मंसूख कर दिया था। इस पर ज्यादातर लोगों ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इससे बहुत मामूली तादाद में लोग मुतासिर हो रहे थे। लेकिन शरद यादव ने उसी दिन से इसे इशू बनाया है और अब उन्होंने इस मसले पर मुलायम सिंह यादव समेत कई मंडलवादी लीड जान की हिमायत हासिल कर ली है। सब साबिक चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर पर टूट पड़े हैं। मंडल के तमाम मसीहा ये फैसला बदलवा कर दम लेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मुल्क की गरीबी का सबब तलाश कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में हेल्थ सर्विसेज बहुत महंगी हैं, इसलिए मुल्क के लोग जो भी बचत करते हैं वो इलाज में खर्च हो जाता है और इसलिए मुल्क में बहुत ज्यादा गरीबी है। उनके हिसाब से अगर बेहतर हेल्थ सर्विसेज को सस्ता बना दिया जाए तो गरीबी पर काबू पाया जा सकता है। ये बात उन्होंने इलाहाबाद में कमला नेहरू अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर कही। उनके साथ इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री भी मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस के माहिर माशियात वजीर आजम और निस्फ दर्जन माहिर माशियात वज़रा ने गरीबी के कई सबब बताए थे, लेकिन किसी ने महंगी हेल्थ सर्विस को गरीबी का सबब नहीं बताया था। उम्मीद है कि वजीर आजम से लेकर वजीर सेहत तक सब राहुल गांधी की इस बात को संजीदगी से लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट में सूचना अधिकार कानून या कि आरटीआई से राजनीतिक दलों को बाहर रखने का फैसला हुआ। यह मामूली फैसला नहीं है। ध्यान रहे, पिछले दिनों मुख्य सूचना आयुक्त ने पार्टियों को जवाबदेह बनाया था। इसी को खारिज कराने के लिए सरकार ने आरटीआई में पहला बड़ा संशोधन किया है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान और इंग्लैंड में हुकूक इत्तलात कानून एक ही साथ नाफिज हुआ था। दोनों मुल्कों ने इसे 2005 में अपनाया था, लेकिन इसे नाफिज करने के 6 साल बाद 2011 में ब्रिटेन के वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने कहा कि ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। उनका मानना है कि इससे जमहूरियत मजबूत हो सकती है, लेकिन इसकी मौजूदगी में हुकूमत का निज़ाम चला पाना मुश्किल है। हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह या यूपीए सरबराह सोनिया गांधी ने वैसा कुछ नहीं कहा है जैसा टोनी ब्लेयर ने सवानए हयात में लिखा है। लेकिन 8 साल बाद हिंदुस्तान हुकूमत इस कानून में पहली तरमीम करने जा रही है। मरकजी कैबिनेट ने फैसला कर लिया है और मुल्क की तमाम सियासी जमातें इस फैसले पर मुत्तफिक हैं कि सियासी जमातों को हुकूक इत्तलात कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए। जिस तर्क से हुकूमत पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर कर रही है, उस तर्क से आने वाले दिनों में गैर सरकारी इदारे, ट्रस्ट वगैरह भी बाहर हो जाएंगे। हुकूमत के फैसले से जाहिर है कि आम जिंदगी में शफाफियत हुकूमत या किसी दूसरी पार्टी का मतलब नहीं है, लेकिन ये इकलौता मसला नहीं है जिसमें पार्टियां पार्लियामेंट की अफजलियत के नाम पर अपने आप को बचाने का दांव चल रही हैं। कम से कम 2 और मामलात हैं जो अदालत उज़्मा के हालिया फैसले के बाद उभरे हैं।
अदालत उस्मा ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी चुने हुए नुमाइंदे को अगर अदालत के जरिए से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी रुकनियत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। दूसरा फैसला ये था कि जेल में बंद लोगों को इलेक्शन लड़ने का अख्तियार नहीं होगा। मुल्क की तमाम सियासी जमातें इन फैसलों की मुखालफत कर रही हैं। जिन सियासी जमातों के 50 से 80% असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ मुजरिमाना मामला चल रहे हैं, उनका इस फैसले की मुखालफत में खड़े होना बहुत फितरी दिखाई पड़ता है। लेकिन पार्टियों को छोड़ दे तब भी आजादाना तौर से इन फैसलों के तबसरे के बाद कहा जा सकता है कि इसमें खामियां हैं। जब मुल्क का कानून कतई तौर पर किसी के मुजरिम ठहराए जाने से पहले उसे बेकसूर मानता है तो निचली अदालत से मिली सजा की बुनियाद पर किसी को कैसे इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। ऐसे ही सिर्फ जेल में बंद होना इलेक्शन नहीं लड़ने की बुनियाद अगर बन जाता है तो फिर बरसर इख्तदार जमात अपोजिशन के उम्मीदवारों को जेल में डालकर उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक सकती है। इन दोनों फैसलों से पुलिस, अदालत और सरकारों के हाथ जमहूरियत को कमजोर करने की कुंजी आती है। लेकिन इन फैसलों से एक ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये फैसले इसलिए आए क्योंकि सियासत में मुजरिमाना और दागदार लोगों की तादाद अचानक बढ़ी है। अगर पार्टियां चाहती हैं कि अदालती फैसले से इसे नहीं रोका जाए तो उन्हें खुद इसे रोकना चाहिए। ये हो सकता है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल कुछ बेकसूर लोगों के खिलाफ हो जाए, लेकिन जो कत्ल, आबरूरेजी, डकैती, रकम वसूली से लेकर पोटा या टाड़ा जैसे संगीन इल्जामात में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों मामलात हैं, जो इंतहा पसंदी की अलामत हैं या रहे हैं, उन्हें टिकट देने का क्या तर्क हो सकता है। सभी सियासी जमातों को इस पर गौर करना चाहिए और अदालत का फैसला पलटने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नेता जमात में एकजुटता पर चर्चा करेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक
1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया आखिर राजनीतिक जमात और पार्टियों की जवाबदेही को कितना खींचा जा सकता है? वे उम्मीदवार कैसे तय करते हैं, कहां से चंदा लेते हैं और कहां खर्च करते हैं, इन बातों से लेकर महज गिरफ्तारी को दागी का पर्याय मान लेना सचमुच में ना इंसाफी है। उस नाते राजनीतिक बिरादरी की एकता स्वाभाविक है। आज इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, अरसे बाद राजनीतिक जमात में एकजुटता दिखलाई दे रही है। संसद सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें सब नेताओं ने, सब पार्टियों ने एक सुर में कहा कि संसद की सर्वोच्चता के लिए खातिर हमें फैसले करने चाहिए और जो हाल में आरटीआई या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका प्रतिवाद होना चाहिए। ये एकजुटता कितनी पुख्ता है और इसके अनुसार क्या कुछ होता लगता है? देखिए व्यास जी, मेरा इसके बारे में नुक्ता नज़र अलग है लोगों से, और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे और आपके दर्शकों से भी कि मैं इसमें किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं फंसूंगा जी। इस मामले को बहुत बारीकी से हमको देखना पड़ेगा जी, और गाली गलौज करने इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये
और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। PT Innovative, PT is good.